मी जस्ट रीस्टार्ट अगेन, ऑल तो मैंने करा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर आपका यहाँ पे पीटी क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली। कौन सेक्शन में मेंशन्ड है, ये एक पीटी क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था। ठीक है। और इंडेमिनिटी क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी लॉस से बचा रही होती है, दैट इज कॉल्ड इंडेमिनिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। जैसे कि ए और बी है। अगर ए ने प्रॉमिस करा है बी को कि हम ये पर्टिकुलर एक्ट्स करेंगे, तो बी क्या करेगा, बी ए क्या करे, प्रॉमिसर हो गया और बी क्या हो गया, प्रॉमिसी हो गया। ठीक है, ए ऑफर लेके आया है, तो यहाँ पे ए इंडेमनिफायर होगा और बी इंडेमनिटी होल्डर होगा। इंडेमनिफायर बेसिकली दूसरी पार्टी किसी भी लॉस को प्रॉमिस करती है और उसको फ्यूचर इवेंट कॉन्टिजेंसी या किसी भी फ्यूचर इवेंट में उसकी भरपाई करने के लिए रेडी होता है। कौन, इंडेमनिफायर। और बी, और किसको लॉस से बचाने, कौन बचाता है, किसके लॉस से, बी के लॉस से ए बचाता है। तो ए क्या है यहाँ पे, प्रॉमिसर है और बी प्रॉमिसी है। तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी को कहता है कि अगर तुम्हें आगे जाके ये कोई कुछ भी कंडीशंस हो गई तो मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी इंडेमनिफायर देता है, किसको, इंडेमनिटी होल्डर को। और जिसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है वो अपने आप ही इंडेमनिटी होल्डर मिल जाता है, बन जाता है। मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था दैट हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में यूनिट 6 पढ़े हैं। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें से हम इन चारों को पढ़ेंगे, इंडेमिनिटी, एजेंसी, गारंटी एंड बेलमेंट को कवर करने वाले हैं। मैं और इंडेमिनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। दो चीज लॉसेस को कवर करते हैं, या तो कॉन्डक्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर ओनली, सॉरी कॉन्डक्ट ऑफ द इंडेमनिफायर ओनली, जिसने प्रॉमिस दिया, जिसने ऑफर करा, उसी का कॉन्डक्ट की वजह से प्रॉमिसी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट जिससे करा गया था, वो अपने प्रॉमिस को या उसको लॉस हो गया। कॉन्डक्ट ऑफ द ऑफरर, जिसने ऑफर दिया था, तो या तो उसका लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और दूसरा हो गया कि कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से हमारे जो थर्ड जो प्रॉमिसी है उसको लॉस हो गया है, तो इसके लिए भी इंडेमनिफायर या फिर ऑफरर या प्रॉमिसर को लायबल माना जाएगा। एंड वो प्रॉफिट लायबल माना जाएगा एज एन कि वो प्रॉफिट, वो इसको प्रोटेक्ट करेगा द अदर पार्टी को। क्लियर। सो यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है कि अगर हम इंडियन लॉ को समझेंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो चीजों को कवर करता है। नंबर वन, जो कॉन्डक्ट ऑफ प्रॉमिसर, ठीक है, या फिर इंडेमनिफायर। और दूसरा है कॉन्डक्ट ऑफ अदर पार्टी को भी। ठीक है, किसी भी अदर पार्टी के कॉन्डक्ट से क्या हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, तो इस लॉस से इंडेमनिफाई कर देगा कौन, ऑफर, प्रॉमिसर या इंडेमनिफायर। बट अगर हम इंग्लैंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें एक तीन चीजों की बात कर रहा है। पहली बात कर रहा है कि कॉन्डक्ट ऑफ द इंडेमनिफायर या फिर प्रॉमिसर के ही कॉन्डक्ट से लॉस हो गया। दूसरा क्या हो गया, कॉन्डक्ट ऑफ अदर पार्टी, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है। और लास्ट हो गया है आपका कि कोई भी इवेंट, अनफोर्सीन इवेंट आ गया, जैसे फायर, एक्सीडेंट, इस तरीके के कोई इवेंट्स हो गए, तो उन इवेंट्स में भी इंग्लैंड में उनको इंडेमनिफाई करता है। बट अगर इंडियन लॉ में पढ़ोगे तो ये फायर एक्सीडेंट इंडियन लॉ में कवर नहीं होता है। ये पीटी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो दैट इज द रीजन आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। इंडेमनिफायर क्या होता है, जो दूसरी पार्टी को लॉस के से बचाता है, उसके लिए उसको सिक्योर करना पड़ेगा। और जो सिक्योर होता है वो इंडेमनिटी होल्डर बन जाता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में अनिल क्या करता है, एंटर होता है अपनी कॉन्ट्रैक्ट में स्वप्निल के साथ और उसको इंडेमनिफाई करता है कि अगर आगे जाके कभी भी मृणाल कोई लीगल प्रोसीडिंग स्वप्निल के अगेंस्ट अगर इनिशिएट कर दे, तो अनिल उसको उस प्रोसीडिंग के 2,000 तक के अमाउंट के लिए उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, अनिल जो यहाँ पे इंडेमनिफायर है और स्वप्निल जो है इंडेमनिटी होल्डर है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और अनिल स्वप्निल को 2,000 रुपए तक की इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर। मेन फीचर्स क्या है इसमें, है कि दो पार्टीज होनी चाहिए, इंडेमनिफायर होना चाहिए, इंडेमनिटी होल्डर होना चाहिए। ठीक है, इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर होना चाहिए। और क्या है हमारा फीचर इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ही एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें। और जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने मस्ट बी टू इंडेमनिफाई अगेंस्ट अ लॉस। अब दो चीजें कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन लॉ है तो लॉस कॉज बाय द प्रॉमिसर
एंड द कॉन्डक्ट ऑफ अदर पर्सन, ये दो लॉसेस को ही कवर करता है, नॉट ऑन द इवेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनीथिंग एज वी हैव डिस्कस, बिकॉज इट इज ओनली देयर इन द इंग्लैंड लॉ एंड नॉट इन द, इट इज ओनली देयर इन द इंग्लैंड लॉ एंड नॉट इन द इंडियन लॉ। इंग्लैंड लॉ में ही है बट इंडियन लॉ में नहीं है। इट इज नॉट कॉन्टिजेंट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ सम थर्ड पार्ट। अब थर्ड पर्सन जो है, कभी अगर जिसको जो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, ठीक है, उसकी उसकी कॉन्टिजेंसी, उसके बेसिस पे, उस पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट के बेस पे नहीं इंडेमनिटी अराइज होती। इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब उसका अराइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रोमिसी होता है उसके राइट्स को पढ़ेंगे। उसके कुछ राइट्स होते हैं प्रोमिसी की, मतलब जिसको ऑफर दिया है। और प्रोमिसी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है प्रोमिसर को क्या, डैमेजेस, कोई भी डैमेजेस, मतलब उसको जो भी लॉसेस हुए हैं, डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन, दैट ही मे बी कंपेल्ड, डैमेजेस यहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्पनसेशन का मतलब है, इन कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए लाइबल रहेगा। और आज कौन लाइबल रहेगा, इंडेमनीफायर। और इस राइट किसका बन जाता है, ऑब्वियसली हमारे हमारे इंडेमनिटी होल्डर का राइट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर ऑल द कॉस्ट दैट ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, किसी भी सूट में जो भी अमाउंट लग सकता है वो सारा कॉस्ट भी पे करने के लिए लाइबल बनाया जा सकता है इंडेमनीफायर। प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइजो की बात होती है। नंबर वन कहता है कि दैट ही डिड नॉट कॉन्ट्रवीन एनी ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर, अगर फाइलिंग इन फाइलिंग और डिफेंडिंग सच सूट, कोई भी जो ऑर्डर स्पेसिफिकली जो इंडेमनीफायर ने पहले से ही बनाया था, उस ऑर्डर को कॉन्ट्रवीन, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए प्रोमिसी को। अगर वो गया है तो प्रोमिसी अपना राइट टू इंडेमनिटी अगर नहीं एक्सरसाइज कर सकता, अवेल नहीं कर सकता। दूसरा कि जो प्रोमिसर है वो उसी तरीके से उसने एक्ट करा है जैसे कोई रीजनेबल या फिर प्रूडेंट इंसान एक्ट करेगा इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ये नहीं कि वो जानबूझ के ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से इंडेमनीफायर को पैसा पे करना पड़े। ये देखना चाहिए कि वो रीजनेबली तरीके से उसने सारी अच्छे से सारी चीजें करी, सारी चीजों को ध्यान दिया है। ये नहीं कि वो जानबूझ के लोगों से इश्यूज कर रहा है, उसके ऊपर फिर लोग सू कर रहे हैं ना, उस लोग सू करे तो लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इनका बना हुआ है तो द इंडेमनीफायर इज लायबल टू पे फॉर दैट। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको रीजनेबल रीजंस ही होने चाहिए। थर्ड इज दैट द प्रोमिसर हैड ऑथराइज्ड हिम टू फाइल और डिफेंस अ सूट। अब क्या है, प्रोमिसर ने उसको ऑथराइज करा हुआ है कि इन केस ऐसा कुछ हो, अथॉरिटी नहीं है तो फिर उसको इंडेमनिटी आप नहीं, उस राइट ऑफ इंडेमनिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि 126 सेक्शन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें हमारा ये मेंशन है, आपका वन ऑफ द एमसीक्यू बनेगा। देखो, सबसे पहली बात तो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर। तीन पार्टीज होती हैं। हमने जब इंडेमनिटी पढ़ा तो उसमें दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। दो पार्टीज उसमें होती हैं और उसमें तीन पार्टीज होती है। इस पे भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, द पर्पस बिहाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है कि एडिशनल सिक्योरिटी दो किसको, क्रेडिटर को जिसने मनी दिया है, दैट इज मनी विल पेड बैक बाय द श्योरिटी, श्योरिटी ही पे करेगा। तो यहाँ पे जो श्योरिटी ए और बी के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये सी एक थर्ड पार्टी आ जाएगा जिसको बोलेंगे श्योरिटी। ठीक है, अब इस श्योरिटी के ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है कि अगर ए बी को पे नहीं कर पाया तो ये सी जो है ये पे करेगा उस दैट केस में। इफ द डेटर मेक्स एनी डिफॉल्ट, अगर ए यहाँ पे है, प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं ए को, ए यहाँ पे प्रिंसिपल पीडी है। ठीक है, और ये क्या है, द अदर पर्सन इज द क्रेडिटर, बी इज क्रेडिटर एंड सी इज श्योरिटी। तो अगर प्रिंसिपल डेटर बी ने एक टाइम ए को पे करा तो ए बोलेगा कि अगर मैंने तुम्हें 6 महीने तुम्हारा 1 लाख रुपए वापस नहीं करा तो सी तुम्हें पैसे पे करेगा, इसलिए इस बेसिस पे तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो इस बेसिस में दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल गारंटी, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, तो लाइक आई टोल्ड यू इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। द पर्सन जो गारंटी देता है, यहाँ पे जैसे सी था, वो श्योरिटी होता है। और श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। कब अराइज होती है, जब प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है अपनी लायबिलिटी को परफॉर्म करने में, तब सी पिक्चर में आता है, तब श्योरिटी पिक्चर में आता है, इसलिए उसकी लायबिलिटी को सेकेंडरी बोला गया है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पीटी क्वेश्चन आपका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल डेटर। तो द पर्सन इन रिस्पेक्ट जिसकी रिस्पेक्ट में
जिसके डिफॉल्ट में श्योरिटी पिक्चर में आता है, क्योंकि जब पीडी नहीं, प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा, तभी तो श्योरिटी पे करने के लिए बोल रहे हैं ना, सेकेंडरी लायबिलिटी, सेकेंड लायबिलिटी डाली है उस पे। तो जो जिसकी इनिशियल लायबिलिटी होती है पे करने की, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको गारंटी दी जाती है कि तुम्हारा मनी अगर मैं नहीं पे करूंगा तो ये थर्ड पर्सन तो पे करेगा ही करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनिल ऑर्डर सर्टेन गुड्स ऑफ वैल्यू, 2,000 का वैल्यू लेता है, स्वप्निल से क्रेडिट पे लेता है। मृणाल गारंटी, और मृणाल जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे श्योरिटी है। स्वप्निल क्या है? ऑर्डर सर्टेन गुड्स ऑफ वैल्यू 2,000 फ्रॉम स्वप्निल। स्वप्निल से अपना अनिल क्या करता है? ऑर्डर लेता है, गुड्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिल हो गया हमारा प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, फ्रॉम स्वप्निल, स्वप्निल क्या होगा यहाँ पे? आपका क्रेडिटर। ठीक है, इफ अनिल विल नॉट पे, तो बोलते हैं कि अगर अनिल स्वप्निल को पैसे पे नहीं करेगा, जितना भी उसने 2,000 गुड लिया है, तो मृणाल लेगी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, ये जो भी मैंने बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला जाता है। और जो रुपीज 2,000 है, ये प्रिंसिपल डेट अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट किस पे चढ़ा है? अनिल पे चढ़ा है, तो मृणाल श्योरिटी हो गई, स्वप्निल क्रेडिटर हो गया, अनिल प्रिंसिपल क्रेडिटर हो गया। क्लियर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी ओरल और रिटर्न, या तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 2126 में ये मेंशन्ड है। इंग्लिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को वैलिड होने के लिए उसको राइटिंग और साइंड में होना चाहिए, बट इंडिया में ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और दोनों तरीके से ही वैलिड माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि इसमें एक अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। एक प्रिंसिपल डेट का होना ही बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जनरेट होता है। और अगर कोई प्रिंसिपल डेट का अमाउंट ही नहीं है, तो ऑब्लिगेशन टू पे भी नहीं होगा। और जब ऑब्लिगेशन ही कोई नहीं है, तो श्योरिटी भी पिक्चर में क्यों आएगा? ऑब्वियस रीजन है। ठीक है, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ट्रिपाटाइट इन नेचर। राइट, जैसे हमने पढ़ा, गारंटी इसमें तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, तीन पार्टीज होती हैं। तो प्रिंसिपल डेटर क्या करता है? प्रॉमिस करता है पे करने के लिए। श्योरिटी क्या करता है? गारंटी लेता है क्रेडिटर को पास पैसे पे करने के लिए ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। राइट, फोर्थ है, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे अपॉन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय द डेटर। एक प्रॉमिस है क्या करने का? पे करने का अपॉन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, जब डेटर करेगा। और इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी प्रॉमिस करता है, श्योरिटी प्रॉमिस करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं करा तो मैं करूंगा। So this was our guarantee and our contract of indemnity। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। सेक्शन 148 में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट डिफाइन करा गया है। ये हमारा पीटी का क्वेश्चन बनता है। बेलमेंट में आपको याद रखना है कि इसमें दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गुड्स देता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, एक गुड्स देता है, और तो दूसरी पार्टी जिसको गुड्स दिया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसका केयर करे एज अ प्रूडेंट पर्सन, एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड when time arises, he should also give back the property, the goods delivered to him through bailment back to the bailor, जिसने प्रॉपर्टी दिया है। जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो बेलर होता है, जिसको पोजेशन में फॉर सर्टेन टाइम वो प्रॉपर्टी दी जाती है वो बेली होता है। ठीक है, तो अभी देखो, अ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्ट पर्सन ट्रांसफर करता है, क्या करता है? वन पर्सन ट्रांसफर्स गुड टू अनदर पर्सन विद कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करता है कि ए और ए बी को चीजें ट्रांसफर करेगा। कौन से बेसिस पे? इस बेसिस पे दैट वो अब एक जिस पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, अब जब वो गुड्स, वो पर्पस रिजॉल्व हो जाएगा, पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वाले सामान को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वापस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे लाइब्रेरी में आप अपना बुक्स को इशू करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डीलमेंट। आप जब कॉन्ट्रैक्ट लेते, आप बुक्स इशू करते हो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब आपका पर्पस विच इज टू रीड, टू स्टडी फ्रॉम दैट बुक, जब वो हो जाए तो आप उसको सर्टेन टाइम पे वापस कर देंगे। द पर्सन हु डिलीवर्स गुड्स टू अनदर पर्सन, वो बेलर होता है। एंड जिसको गुड्स डिलीवर करे जाते हैं उसको बेलर, बेली बोलते हैं। ठीक है, बेलर एंड बेली दो पर्सन, दो पार्टीज ही इसमें होती हैं।
बेलमेंट के काइंड्स कैसे होते हैं? सबसे पहले तो नंबर वन होता है ग्रेटिटुअस बेलमेंट। अब इसमें क्या होता है, ईदर बेलर या फिर बेली गेट द सोल बेनिफिट। अब ग्रेटिटुअस बेलमेंट में एक ही पार्टी होती है जिसको बेनिफिट मिलता है फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ बेलर। बेलर क्या करता है, इसमें ट्रांसफर करेगा गुड एक स्पेसिफिक पर्पस पे, जिसकी वजह से बेनिफिट होता है बेलर को। एंड बेली हैज नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, तो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी ऐसे नेबर है। एक दिन ए क्या करता है कि उसको ज्वेलरी देता है टू बी टू कीप इट सेफ बिकॉज ए इज गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर सम डेज। नाउ बी रिटर्न्स A's jewelry to A when he came back. Here there is no benefit of B in keeping those goods. That is, B does not get anything in return. कुछ वापस मिलता तो है नहीं बेलर को। फॉर एग्जाम्पल A है और B है। ए बी को ए जो यहाँ पे है गिव हिज ज्वेलरी बी को देता है यहाँ पे। तो उसने तो अपना गुड दे दिया और बी को दिया। तो बी ने उस थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको रखा और उसने कुछ यूज नहीं करा उसका, ना ही उसको कोई बेनिफिट हुआ। बेनिफिट यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी को विच इज ए, जिसने गुड दिया है। ठीक है। तो सोल बेनिफिट ऑफ बेली, यहाँ पे एक ही बेनिफिट होता है दैट जिसमें सिर्फ बेनिफिट सोल बेनिफिट होगा। ठीक है। यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट हमने ग्रेचुइटस बेलमेंट में होता है कि ग्रेचुइटस बेलमेंट बेसिकली एक पार्टी को प्रॉफिट मिलता है, या तो बेलर हो सकता है उस प्रॉफिट को लेगा या तो बेली को प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्स्ट वाला कंडीशन हमने देखा कि बेलर को ही प्रॉफिट मिला। बेली के प्रॉफिट में क्या दिखता है कि ए जो है गेव इज बाइक फॉर 3 आवर्स, बी को देता है बिकॉज बी क्या करता है, बाइक से अपने पेरेंट्स को विजिट करना चाहता है। यहाँ पे ए तो कुछ नहीं मिलता उसको रिटर्न में, वो वापस को दे देगा। बी को लेकिन फायदा हुआ है कि वो अपने पेरेंट्स को से मिल सकता है बाइक पे और उसका पर्पज भी फुलफिल हो गया। जब पर्पज फुलफिल हो गया तो उसको वापस कर देगा, बट इसमें कोई इन रिटर्न कोई एक को कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट आपका आता है कि नॉन ग्रेजुएट बेलमेंट कैसी होती हैं। इसमें क्या होता है कि बोथ द पार्टी, मतलब जो बेलर और बेली होता है, उनको कुछ ना कुछ इन रिटर्न म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से। तो जब बेलर अग्रीमेंट ट्रांसफर करता है गुड्स को एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए करता है, जब स्पेसिफिक पर्पज खत्म हो जाता है तो बेली क्या करेगा, उस गुड्स को रिटर्न कर देगा और इन रिटर्न वो क्या करेगा, पेमेंट भी हो जाएगी सर्विस की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ए गिव्स कार टू बी फॉर रिपेयरिंग पर्पस। तो जब रिपेयरिंग पर्पस में ए बी को कार दे रहा है, तो ए बी जो पर्पस है क्या है, कार को रिपेयर करना। ठीक है, किसकी, ए की। तो जैसे ही पर्पस रिजॉल्व हो खत्म हो गया, विच इज रिपेयर्ड, द कार इज रिपेयर्ड, वंस द कार इज रिपेयर्ड, बी हैज टू ट्रांसफर इट टू ट्रांसफर बैक टू ए। नाउ ए का बेनिफिट क्या हो गया, उसी कार रिपेयर हो गई। अब बी का बेनिफिट क्या है कि व्हेन इन रिटर्न ऑफ दैट ए विल पे बी certain amount of money for the service, that amount is the benefit provided to B. So इस केस में दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड बेलमेंट के? देखो ये पहली बात तो दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, एक ए टू बी एक गुड्स को ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। एक पर्पस होना चाहिए, हमने पढ़ा कि उसको बाइक से नहीं पेन के पास जाना था, राइट, या फिर रिपेयरिंग था, देयर इज अ पर्पस। और फिर दो एक रिटर्न ऑफ गुड्स भी होना चाहिए। ड्यूटीज क्या है बेलर की? बेलर की ड्यूटी है कि जिस बेलर कौन है जो गुड्स देता है, तो उसको डिस्क्लोज करने चाहिए, सारे डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस बेयर को ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस। अगर कोई डिफेक्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको बेयर डिफेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए जा रहा है बी के पास, ए इज गोइंग टू बी, ठीक है। और बी क्या कहता है इसमें, that there is a car, right? And A through the bailment bails the car to A. ठीक है। Now, sorry, B. So now, in the initial condition of the car was certain that it had the engine was not properly working. So while B was driving the car, the car stopped in between, due to which A suffered, due to which the car crashed, and it suffered some injury, some damage. Sorry, some damage. So now that particular damage, for that particular damage or any damage which has been had, which occurred, which was suffered by other party due to that engine, non-working of engine, that will be suffered by the bailor only, because that was the expenses that had to bear by the bailor only, because that particular defect was there in the property only, which was in the goods only that he bailed. That ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली, तो इसको इंडेमनीफाई, उसको लॉस को पूरा इंडेमनीफाई करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। बेलर का राइट क्या होता है कि उसको क्लेम करेगा डैमेज का। अब बेलर का ड्यूट राइट भी क्या होता है कि अगर कोई ऐसा डैमेज हो गया, जैसे कि उसने मान के चलो कि उसने उसकी ज्वेलरी दी थी, तो उसने उस ज्वेलरी को दी और उसने बी को, और बी ने उस ज्वेलरी को गिरा दिया या फिर हाँ गिरा दिया, खो दिया। तो अब बेलर जो है उसका राइट है कि उस डैमेजेस उसमें उतना पैसा उसको वापस मांग सकता है।
टर्मिनेट भी कर सकता है पेमेंट के एग्रीमेंट को, अपना जो गुड्स है वो कभी भी वापस ले सकता है, और अपना रिम्बर्समेंट भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, जैसे देने का, मैंने तुम्हें इतना टाइम तक दिया तो उतना तुम्हें रिम्बर्समेंट मुझे देना चाहिए। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली, बेली कौन है? जिसको गुड्स दिए जाते हैं, जिसको गुड्स दिए जाते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है यहाँ पे? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर होता है, ड्यूटी ऑफ टू टेक रीजनेबल केयर, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज, जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए अग्रीमेंट ऑफ बेल में डिसाइड हुआ है उसी पर्पस के लिए उसको यूज करना चाहिए, नॉट एनी अदर, सिंपल। ड्यूटी टू नॉट मिक्स द गुड्स, गुड्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने राइस लिया, आपने गोल्ड रिंग ली, तो अब गोल्ड रिंग आपने कुछ और भी ऐड कर रहे हो उसमें, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, समथिंग, यू कैन नॉट डू दैट, रिटर्न करना चाहिए टाइम पे गुड, जब पर्पस रिजॉल्व हो गया हो। ड्यूटी टू डिलीवर द बेलर इंक्रीज इन प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन प्रॉफिट है व्हेन अर्निंग ऑन द गुड्स पेड। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को डॉग दिया एक, ठीक है, एक तो जब उसने उसको डॉग दिया, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था, तब तक उसने टेक केयर, नॉन ग्रेजुएट बेलमेंट हुई है, ठीक है, क्योंकि उसने एक पार्टी को प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जब बी को उससे कोई इंक्रीमेंट हो गया, जैसे कि अब जो जो डॉग थी उसमें क्या हो गया, उसने दो पपीज, उसने कुछ पपीज पैदा कर दिए, तो वो जो इंक्रीज ऑफ द गुड्स हुआ है, तो जो पपीज हुए हैं वो उसको भी वापस देना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा मेरी केयर में हुआ तो मेरा ओनर, मैं ओनर हूँ या नो, the owner will be the baler only, ठीक है, and it is the duty of the owner will be the bailee only, and it is the duty of the baler, on the real owner will be baler, right? Why? Because he only delivered the goods to b, b here is bailee. So now it becomes bailee's duty to deliver all the increase or any profit that has came out from the particular goods that has been bailed. राइट ऑफ बेली क्या होता है कि वो क्लेम डैमेज कर सकता है, कोई भी डैमेज हुआ उसकी वजह से, मैंने वो केस बताया था, कार की वजह से उसकी कार ही खराब हो गई तो उसकी वजह से उसको लॉस हो गया, या फिर उसकी जो डॉग ने सब कुछ खराब कर दिया तो उतार दिया, तो वो सब उसको लॉस देना पड़ेगा। रिम्बर्समेंट का भी उसको क्लेम कर सकता है। नाउ द कॉन्सेप्ट दैट विल स्टडी विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज क्या होता है? प्लेज में बेसिकली इसमें हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, पॉनर एंड पॉनी, दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। प्लेज में क्या होता है कि द पॉनर क्या करता है, ट्रांसफर करता है गुड्स को, किसको? पॉनी को करता है। जैसे कि हमने मैं बहुत एग्जांपल इजीली बता रही हूँ, जैसे मुथूट फाइनेंस नहीं होता, तो मुथूट गोल्ड होता है, तो मुथूट फाइनेंस क्या करता है कि आप अपना सोना दो और उसके बदले पैसा लो, है ना, मॉर्गेज तो करते हो ना, तो मॉर्गेज तो हम लोग करते हैं। तो जो, अब पॉनर इसमें कौन हो गया? द कस्टमर जो अपने गोल्ड को देता है, एंड पॉनी कौन हो गया? मुथूट फाइनेंस जो इन गोल्ड के पर्पज से अमाउंट देता है वापस। तो मुथूट फाइनेंस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लेज का। पॉनर क्या करता है? ट्रांसफर करता है, बेल करता है अपने गुड्स को, किसको? पॉनी को, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द अमाउंट ही टेक्स फ्रॉम द पॉनी, यही है। पॉनर हैज द ड्यूटी टू पे द अमाउंट बैक पॉनी को, एंड द पॉनी हैज द ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर पॉनर पेज द अमाउंट, ठीक है। पॉनर, पॉनी जो है जहाँ पे जो जिसको गुड्स दिए जाते हैं, ही शुड नॉट मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स पे। जैसे इसको सोने का वो है, इसको ये नहीं कि उसने उसको अनऑथराइज यूज कर दिया, दैट शुड नॉट बी द यूज। जो पर्पस है उसको नहीं, वही पर्पस करना चाहिए। अगर उसे करता है ऐसा तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा पॉन्ड को। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपना जो गोल्ड रिंग दी थी और उसके बदले उसने मान के चलो 70,000 रुपीज लिए थे, एंड वो गोल्ड रिंग फर्दर पॉनर, पॉनी होता है वो बेच दे, तो पॉनी इसकी कंडीशन में पॉनर को वो अमाउंट पे करेगा वापस। तो पॉनी हैज अ राइट टू सेल द गुड्स कब? अगर पॉनर फेल होता है अपना जो अमाउंट जो पॉनी ने पे करा था उसको देने में, तो पॉनी के पास अपने आप राइट आ जाता है कि वो उसको सेल करे, सेल कर दे, बट ओनली आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस टू पॉनर। उसको नोटिस देना पड़ेगा तभी वो सेल कर सकता है, ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ए borrowed rupees 100 from B and gave his cycle as a security for the repayment of the amount। ये मुझे अगर नहीं दूंगा तो 100 रुपीज, तो अगर इन दिस केस अगर ए क्या करता है, पे कर देता है अपना और अमाउंट 100 रुपये, तो वो अपनी साइकिल वापस ले सकता है, एंड इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। यहाँ पे राइट एंड ड्यूटीज भी अराइज हो जाती हैं, पॉनर एंड पॉनी की, दोनों की ही एक दूसरे के टूवर्ड्स ड्यूटीज अराइज हो जाती हैं, ठीक है। नंबर वन है कि राइट ऑफ पॉनर क्या है? राइट टू रिडीम गुड्स। पॉनर क्या है? उसने गोल्ड रिंग दी थी तो वो अपना, उसके पास राइट आ जाता है कि अगर वो पैसे पे कर दे तो उसके पास वापस अपना गुड क्लेम करने का राइट आ जाता है। दूसरा क्या है कि डैमेज अगर हुआ कोई, या कोई मतलब क्लेम, डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन कब करेगा? मतलब अगर उसने अनऑथराइज यूज कर दिया, अभी हमने पढ़ा इस चीज को,
अगर उसने अनऑथराइज यूज करा है ऑफ द गुड्स पॉन्ड, अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ है ऑफ द गुड्स पॉन्ड, तो जो राइट जो ऑथर है, जो सॉरी जो पॉनर है, उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस अनऑथराइज यूज के लिए डैमेजेस क्लेम करे। ठीक है। पॉनर की क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू पे दी लोन। ऑनर जो है जिस बेसिस पे उसने इस गुड के लिए 70,000 रुपीज लिए थे ना, तो वो उसकी ड्यूटी है कि पॉनर की कि वो 70,000 रुपीज पे करे। और देखो तब भी जब वो ड्यूटी और राइट हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब आप इस ड्यूटी को पे फुलफिल करोगे, तभी आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, जो है राइट टू रिडीम गुड्स। अनलेस यू डोंट पे दी लोन, यू कैन नॉट रिडीम द गुड्स। सो दीज टू गो हैंड इन हैंड। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो इनकर करे हैं पॉनी ने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो इनकर करे पॉनी ने ड्यूरिंग द टेकिंग केयर ऑफ द गुड, जो भी उसको पॉन करा गया। ड्यूटी टू पे क्लेम्स एंड डैमेजेस जो भी पॉनी ने करे हैं, वो पॉनर को पे करना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या है? पॉनी जिसको गुड्स दिए गए थे, वो थुट फाइनेंस यहाँ पे है। क्या है? राइट टू रिटेन गुड्स। अगर पे नहीं करोगे तो गुड्स अपने पास रखेंगे, ये एक राइट हो जाता है। राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन भी आ जाता है कि अगर तुम पे नहीं करोगे तो ऑब्वियसली पे नहीं करते, अगर तुम पैसा नहीं देते तो वो अपना वापस ले सकता है पैसा, सेल कर सकता है अगर उसने नहीं अगेन पे करा अमाउंट। तो भी ड्यूटीज क्या होती है पॉनी की? देखो टेक जैसे कि बेली की ड्यूटी होती है ना, बेली की ड्यूटी प्लस पॉनी की ड्यूटी बहुत ही सिमिलर होती है दोनों को ही। और तीसरा किसकी ड्यूटी सिमिलर होती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा होता है फाइंडर ऑफ गुड्स, जो मैं पढ़ा था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। इन दोनों तीनों की ड्यूटी सेम होती है। क्या होती है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। तीनों ही क्योंकि ओनर होते नहीं है गुड्स के, यस और नो, तीनों ही गुड्स के ओनर नहीं होते। और येट इनके पास ऐसी ड्यूटी इंपोज करी जा सकती है कि उनको रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर गुड्स की। और अगर नहीं करेंगे तो कॉम्पनसेशन क्लेम करा सकता है, डैमेजेस क्लेम कर जा सकते हैं इन तीनों से ही। ठीक है। ड्यू टू गिव बैक द गुड्स आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन। आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन क्या कर सकते हो? ड्यू टू गिव बैक, आपको देना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी बन जाती है। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज, आपकी एक ड्यूटी में जाती है पॉनी की। और बैक भी, अगर कोई इंक्रीमेंट हुआ है उस गुड्स से तो आपको वो भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने गोल्ड दिया था और गोल्ड के प्राइस उसका बढ़ गए, कितना भी अमाउंट है वापस करो। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, सेम सेम ही होता है। ठीक है। तो दिस इज तीन कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन इज इंडेमनिटी, नंबर टू इज गारंटी, नंबर थ्री इज प्लेज, नंबर फोर। जो हम ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, ये आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपका अराइज होगा क्लास में, वो थोड़ा क्वेश्चन आपका 75 सेक्शन तक आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़े 75 सेक्शन के बाद के कॉन्सेप्ट हैं, ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो सेक्शन आपका 1 से 75 सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन एजेंसी से पहला क्वेश्चन कहाँ मेंशन है? तो एजेंसी कहाँ मेंशन है? आपका सेक्शन A182 में, सेक्शन 82 में मेंशन है। एजेंट और प्रिंसिपल, ये आपके दो पार्टीज होते हैं। ठीक है, एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान रखो कि इंडेमनिटी में भी दो पार्टीज होती हैं, आपकी गारंटी में भी दो, प्लेज में भी दो पार्टीज होती हैं, और एजेंसी में भी दो पार्टीज होती हैं। बट गारंटी में ही है जो जिसमें तीन पार्टीज होती हैं। गारंटी में एक श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, ये तीन पार्टीज होती है। गारंटी इन इटसेल्फ इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी दैट इज प्रोवाइडेड टू दी क्रेडिटर। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड टू दी, यू कैन से हियर, प्रोमिसी। जो प्रोमिसर उसको देता है, तो प्रोमिसर इन अ वे इंडेमनिटी, वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में भी एक सिक्योरिटी कोर्स है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं थ्रू द गारंटी। तो इन इंडिया द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, एंड दस इट इज रेगुलेटेड थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। In such a form of contract, there is the existence of legal relationships between two individuals in which one performs activities on behalf of another.
In this relationship, the principal is the person who gives authority to another person to run activities on their behalf, while the agent is a person who performs activities on behalf of another person. The definition of an agent and principal is provided under 182. तो एजेंसी में एक पर्सन होता है और दूसरा पार्ट पर्सन होता है, ठीक है। ये एक दूसरे का फंक्शन बिहाफ में उसका फंक्शन कर रहे होते हैं, परफॉर्म। फॉर्मुलेशन क्या होता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाना है तो उसके लिए क्या एसेंशियल फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात तो प्रिंसिपल्स की कॉम्पिटेंसी, सेक्शन जो 183 पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है कि हाउ द प्रिंसिपल विल बी एलिजिबल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एंड जब इसमें एनी पर्सन जो एम्प्लॉय करता है एजेंट को, बेसिकली दो ही है, साउंड माइंड होना चाहिए और जिसने मेजोरिटी गेन कर लेनी चाहिए, और थर्ड आप ले भी देख लो कि वो बार्ड बाय लॉ चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कॉम्पिटेंसी है जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाई है, कॉम्पिटेंसी का बात। एजेंट की क्या कॉम्पिटेंसी होती है, कब एजेंट आएगा, देखो 183 में श्योरिटी एजेंट प्रिंसिपल की एक कॉम्पिटेंसी बताइए, और 84 में आप 184 में आपकी एजेंट की कॉम्पिटेंसी बताइए, और प्रिंसिपल की किसने बताइए 183 में। यहाँ पे भी सेम है कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और मेजोरिटी की एज अटेन कर लेनी चाहिए। तो बेसिकली एजेंट और प्रिंसिपल की अगर कोई कॉम्पिटेंसी है कि वो किस बेसिस पे एक अग्रीमेंट में आ सकते हैं, तो बेसिकली एक ही चीज होगी दैट दीज टू विल बी, दे शुड बी, बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ साउंड माइंड, एंड सेकंड दैट दे शुड बी ऑफ मेजॉरिटी एज, दे शुड बी 18 एटलीस्ट, ठीक है, above 18 और 18 एटलीस्ट, दे शुड हैव अटेन मेजॉरिटी। तो अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं फुलफिल कर सकते, ये हमें क्लियर रखना है। कंसिडरेशन इट्स नॉट एसेंशियल। यहाँ पे देखो एजेंसी में आपको, मैंने जब आपको सेक्शन 20 का पढ़ाया था तो उसमें ये एक ऐसा है एरिया कॉल्ड वन ऑफ द exception of consideration, because consideration is very important, essential for formation of a contract, right, or formation of an agreement. Now this is one of the things where the consideration is not required, yet it is enforceable. So there is no consideration for the formation of agency contract. Mostly commission pay करा जाता है to the agent for providing services, but no payment is required while appointing an agent. अब तीन तरीके से एक फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर्म करा जाता है। तो तीन तरीके क्या है, एक्सप्रेसली कर दो, इम्प्लाइडली कर दो, या रेटिफाई कर दो, अगर प्रिंसिपल रेटिफाई कर दे। हम तीनों पढ़ते हैं। नंबर वन, एक्सप्रेस क्या होता है कि आप उसको ओरल या रिटन तरीके से बता रहे हो कि नाउ यू विल बी माय एजेंट एंड यू विल बी डूइंग एनी एलिजिबल पर्सन। मतलब एलिजिबल पर्सन क्या है, साउंड माइंड हो जाना चाहिए और मेजोरिटी अटेन करनी चाहिए, वो अपॉइंट ही दे पर दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, और फिर वो अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल करेगा जो एक्सप्रेसली रिटन या ओरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अब प्रिंसिपल जो है मेंशन करता है, तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा ड्यूटीज को। इम्प्लाइड में क्या होता है कि एक इनडायरेक्ट मैनर होता है जिसमें एक एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल, एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल, इसलिए इम्प्लाइड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, जैसे ये बहुत एक मैनेजर है कंपनी का, वो सालों से कुछ काम कर रहा है, तो धीरे धीरे जब नेक्स्ट उसका कोई अपॉइंट, वो सालों से एक एरिया का काम संभालता है, वो सालों से एक डिपार्टमेंट ऑफ दैट फैक्ट्री संभालता है, बट एक बार ही एक फैक्ट्री कंपनी का जो एरिया संभालता है तो अगले हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही रिन्यू होता रहेगा, वो इम्प्लाइडली ही चलता रहेगा कि यही एजेंट है इसका, यही काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप लैंडलॉर्ड टेनेंट उसमें देखो, तो जो उनका एजेंट होता है जो उनको लैंड उनको टेनेंट्स देता है, तो बिना परमिशन, मतलब बिना किसी उसके, वो नेक्स्ट बार भी वो अपने आप ही उनको टेनेंट्स दे देता है। तो इम्प्लाइडली तरीके से होता है, जहाँ पे कोई लिखा नहीं होता, ये वो अपने आप ही एजेंट उसका मान लिया जाता है। रैटिफिकेशन होता है कि इफ इनिशियल द एजेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल, उस उसने अपॉइंट नहीं करा बट उसने एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने कोई काम कर दिया, और काम करने के बाद प्रिंसिपल ने उसको असेंट दे दी, उसको मान गया, तो दैट असेंट, यहाँ पे जो रेटिफाई करना होता है वो असेंट रेटिफिकेशन ही माना जाएगा कि ये इसका एजेंट है और ये इसका प्रिंसिपल है। तो थ्रू रेटिफिकेशन भी एक पर्टिकुलर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट को अराइज कर देता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड एंड रैटिफिकेशन, तीन तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका बन सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में तीन तरीके से बनते हैं, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, रैटिफिकेशन।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, वो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। क्या होता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट? में एजेंट का राइट समझते हैं। देखो, एजेंट के पास राइट होता है कि वो अपना रेम्यूनरेशन ले सके, पहली बात तो, ठीक है। तो एजेंट के पास राइट होता है अपना रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं जिस हिसाब से अग्रीमेंट बना है। और अगर कोई मिसकंडक्ट है एक्टिविटी में एजेंट पे, ही वुड नॉट गेट एनी रेम्यूनरेशन। राइट टू रिटेंशन भी है। एजेंट के पास राइट होगा अमाउंट वो रिटेन कर ले, जैसे उसने प्रिंसिपल के बिहाफ में जो भी अमाउंट रिसीव करा है, और अगर प्रिंसिपल फर्दर उसको पे नहीं करता तो वो रिसीव्ड अमाउंट को रिटेन कर सकता है जब तक प्रिंसिपल उसके एक्सपेंडिचर्स को पे नहीं करता टू रन द बिजनेस। तो राइट टू रिटेंशन यहाँ पे अराइज जाता है। राइट टू लिएन क्या है? अगर अगर कमीशन या फिर जो डिसबर्समेंट्स हैं वो सब रिसीव नहीं कर पा रहा है, एजेंट नहीं करता बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ पे प्रिंसिपल टू पे दोज कमीशन एंड डिसबर्समेंट्स या रिइम्बर्समेंट्स, देन अपने पास जो आपका ये जो एजेंट है इसके पास अपने आप ही राइट टू लेन आ जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल अंटिल वो प्रॉपर्टी को रिटेन रिस्टोर कर सकता है। राइट टू लेन मतलब राइट टू रिस्टोरेशन, उस प्रॉपर्टी को स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है अंटिल वो अमाउंट उसको रिसीव नहीं हो जाता। इंडेमनिटी का भी उसके पास राइट होता है, द कॉम्पनसेशन शैल बी प्रोवाइड टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल अगेंस्ट एनी आउटकम्स ऑफ एनी लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देन। तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है तो उसका इंडेमनिटी, उसका लीगल प्रोसीडिंग का पैसा कौन देगा? ऑब्वियसली आपका एजेंट प्रिंसिपल देगा। नाउ राइट टू कॉम्पनसेशन for any losses or damages faced by the agent because of lack of competency of the principal। प्रिंसिपल की वजह से अगर कोई लॉस होता है या प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, मतलब मान के चलो कि वन साउंड माइंड है या फिर वो नीजर नहीं है, तो इसकी वजह से जो फेस हो गया लॉस एजेंट को, तो कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। तो राइट टू कॉम्पनसेशन। अब एजेंट की ड्यूटी क्या है? फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट अंडर द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, पहला तो आता है कि कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल। इसको प्रिंसिपल का बिजनेस कैरी आउट करना पड़ेगा। देन द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल शेल बी कंडक्टेड बाय द एजेंट एज पर द गाइडेंस प्रोवाइड बाय देम। तो जो भी उसको कैरी आउट द बिजनेस जितना भी है वो उसको करना पड़ेगा जिस हिसाब से अग्रीमेंट साइन हुआ है। रीजनेबल नॉलेज और डिलीजेंस में काम करना चाहिए, जिस तरीके से एक्टिविटी जो है उसको रीजनेबल स्किल और डिलीजेंस लगा के काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन, जो भी काम हुआ है, जो भी वो काम कर रहा है उसके दौरान जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको वो अपने प्रिंसिपल को कैरी आउट करना, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अकाउंट्स करना पड़ेगा, जितना भी जब भी प्रिंसिपल डिमांड करे तब तब एजेंट को अपना अमाउंट देना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एवेट करना चाहिए। अगर कोई सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है एजेंट बिना परमिशन लिए प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल रिजेक्ट कर सकता है ट्रांजैक्शन को इफ द एजेंट सिग्निफिकेंटली परफॉर्म एक्टिविटीज इन अगर उसको डिसऑनेस्ट वे तरीके से उस एक्टिविटी को बिना परमिशन करे हुए परफॉर्म करता है, तो उसका जो भी डिसएडवांटेज है वो प्रिंसिपल बेयर नहीं करेगा और वो उसको एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी रिजेक्ट कर सकता है और उस एक्ट को। प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट जो भी है, तो एजेंट कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट को नहीं मनाएगा। रेमिटेंस ऑफ सम, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू ट्रांसफर एंटायर अमाउंट। ये नहीं कि उसने थोड़ा सा रेमिट कर लिया अपने पास रख लिया, नहीं, जितना भी उसको रिसीव हुआ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो सारा अमाउंट को उसको वापस करना पड़ेगा। डेलीगेट नहीं करनी चाहिए, जिसमें एक चीज पड़ी है कि डेलीगेट मतलब जो जिसको एक बार काम डेलीगेट हो चुका है वो फर्दर उस काम को डेलीगेट नहीं करेगा, तो वो डेलीगेट नहीं कर सकता। टर्मिनेशन कैसी होती है एजेंसी को? नंबर वन है रिवोक कर दिया, जब अथॉरिटी ऑफ द एजेंट इज रिवोक्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि रिवोकेशन कब हो सकता है? किसी भी टाइम वो अपना पहली बात तो कर सकता है रिवोक। जो भी कंडीशंस मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में उस हिसाब से एजेंट अपना काम नहीं कर रहा है तो उस हिसाब से उसको रिवोक कर सकता है। अगर काम होने से पहले ही बिना किसी रीजन के ही रिवोक कर दिया प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट, तो इस केस में जो कॉम्पनसेशन है वो एजेंट को पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल करेगा। अब जब तक रेवोकेशन इफेक्ट में नहीं आएगा, जब तक रेवोकेशन की नॉलेज कम्युनिकेट नहीं हुई एजेंट को, ठीक है। और टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी असिस्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ सब एजेंट्स अंडर हिम, ठीक है। नाउ रिजेक्शन बाय एजेंट, या हो गया काम जो बोला था मेंशन था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसने इस काम को करने में रिजेक्शन दे दी तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर क्या कंप्लीट ऑफ, जैसे कि जिस पर्पस के लिए वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बना था वो पर्पस कंप्लीट हो गया तब अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। या डेथ और इंसेनिटी ही हो गई, इधर किसकी, प्रिंसिपल की या फिर एजेंट की, दोनों में से कोई किसी को डेथ हो गई तो एजेंट तो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी हो गई प्रिंसिपल की, तब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। या एक टाइम मेंशन है इस टाइम तक काम हो जाना चाहिए, वो टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो गया तो अपने आप ही वो भी
एक्सपायर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो एक बार मैं क्विकली इसको वापस से रिवाइज कर ला देती हूँ कि जो भी हमने आज इसमें क्लास में कवर करा है। इस क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट कवर करे हैं, हमने करा है इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट, हमने फिर करा आपका कॉन्सेप्ट, आपका हमने गारंटी का कॉन्सेप्ट कवर करा है। Then we had covered the concept of pledge. Then the concept of bailment was covered. Then the last concept of agency was covered under specific contracts under the um, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑलवेज रिमेम्बर कि ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है ये हमें समझना है, मैंने आपको बताया है, जल्द से मैं रिवाइज करा देती हूँ। ये सबसे पहले तो सेक्शन 24 में आया। इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी लॉस के लिए, किसी भी लॉस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बचाता है। अब ये जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोमिसर इटसेल्फ है, उसका कॉन्टेक्ट से, किसी और पार्टी के कॉन्टेक्ट से भी अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग आती है तो भी उसको प्रोवाइड करता है ये हेल्प। ठीक है, इसमें दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर लॉस से सिक्योर करता है और इंडेमनिटी होल्डर जिसको सिक्योर कर जाता है वो होता है। ठीक है, देन राइट्स हमने पढ़े हैं कि इसको डैमेजेस पे कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? गारंटी एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है टू दी पर्सन, टू दी ऑफरी। ठीक है, या तो उसको प्रॉमिस ही बोल सकते हैं, प्रॉमिस को सेकेंडरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। गारंटी में तीन पार्टीज होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ये तीन पार्टीज हमारी गारंटी में होती है। मेन फीचर्स क्या हैं आपके? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो सकता है कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और आपका जो प्रिंसिपल डेट अमाउंट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो प्रायर तो कोई गारंटी भी राइज नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमने बेलमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो 148 के सेक्शन में आपका आता है, जिसमें दो पार्टीज होती है, बेलर एंड बेली, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिफ्ट देती है और कोई गुड्स रखने को देती है, ट्रांसफर करती है, और दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबल बन जाती है कि गुड्स को अच्छे से ठीक करें और उसकी रीजनल केयर करें। इसमें दो टाइप्स के बेलमेंट होते हैं, ग्रेचुइटस बेलमेंट जिसमें से सिर्फ एक पार्टी, सोल पार्टी, इधर बेलर और बेली को प्रॉफिट होता है, और एक होता है नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट जिसमें एक पार्टी को म्यूचुअली दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट होता है। एसेंशियल्स हैं एग्रीमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है, देन द पर्पस होना चाहिए, रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए, दीज आर द अग्रीमेंट्स एसेंशियल्स। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज, ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली। राइट्स क्या है बेलर के? राइट टू क्लेम डैमेज, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, राइट टू गेट बैक द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड राइट टू क्लेम रिइंबर्समेंट। बेली की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज है टू टेक रीजनेबल केयर, अनऑथराइज यूज नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए गुड्स को, और गुड्स को टाइम पे रिटर्न कर देना चाहिए जब पर्पस रिजॉल्व हो जाए, और उसका कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है डिलीवर्ड गुड्स से तो वो वापस भी करना चाहिए बेलर को। राइट क्या आता है? अब डैमेज को क्लेम कर सकता है, रिइंबर्समेंट भी क्लेम कर सकता है। पॉन प्लेज में दो पार्टीज होती हैं, पॉनर एंड पॉनी, ठीक है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी अमाउंट को लेने के लिए एक अमाउंट सिक्योर करता है, कि सिक्योरिटी देता है कि मैं, तो मान के चलो 100 रुपए दे दो मुझे और उसके बदले में तुम्हें अपनी साइकिल दे दूंगा। राइट क्या होता है? पॉनर का राइट होता है कि वो रिडीम कर सकता है गुड्स, है ना, और क्लेम डैमेज भी करता है। ड्यूटीज क्या है? कि वो लोन पे करना है टाइम पे उसको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर जो आए हैं, इनकर हुए पॉनी ने, तो वो करना है, और डैमेज क्लेम करना है। राइट और ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या है? रिटेन करना गुड्स को, राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, राइट टू सेल। ड्यूटीज क्या है? रीजनेबल केयर लेनी, हमने पढ़ा था कि बेलर, पॉनी और फाइंडर ऑफ गुड्स तीनों की ही सेम ड्यूटीज होती हैं। एजेंसी हमारा 122 में है होता है। एसेंशियल्स क्या है? कि प्रिंसिपल की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एजेंट की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, दोनों की कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? साउंड माइंड होना चाहिए और मेजोरिटी होनी चाहिए। कंसिडरेशन में एसेंशियल नहीं है, ठीक है, ये वन ऑफ द 25 का हमारा एक वो है एक्सेप्शन। वेज क्या है? फॉर्म कैसे हो सकता है? एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है या तो इधर ओरल या रिटर्न, इम्प्लाइड एक तरीके से मैनर है। रेटिफिकेशन अगर किसी भी अनऑथराइज एक्ट में जो हमारा प्रिंसिपल ने जिसको ऑथराइज नहीं करा था वो एक्ट अगर उसने होने के बाद उसने हाँ बोल दिया तो ये अनऑथराइज एक्ट मान जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। राइट्स क्या होते हैं? रेम्युनरेशन ले सको, रिटेन कर सको, राइट लिएन का राइट होता है, इंडेमनिटी का भी राइट होता है, ठीक है।
टर्मिनेशन कैसे होता है? रेवोकेशन अगर हो, रेवोकेट करे अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया, रिजेक्शन बाय द एजेंट अगर एजेंट ने काम करने को मना कर दिया, बिजनेस कंप्लीट हो गया, डेथ हो गई दोनों पार्टीज की, इंसॉल्वेंट हो गया प्रिंसिपल, या टाइम पीरियड जो एक्सपायर था मेंशन्ड था हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, वो भी एक्सपायर हो गया. सो विथ दिस द unit 6 is finished, and thank you so much for this class.